नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आशीष सिन्हा। पटना में विपक्षी एकता का पहला ट्रेलर देखने को मिल गया। 2024 के लिए गठबंधन तो हो गया, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच अब भी यह सवाल है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा। ममता, नीतीश, राहुल, शरद पवार या फिर कोई और? कौन होगा विपक्ष का चेहरा, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन 2024 के लिहाज से जो समीकरण हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। किस दल का झुकाव किस तरफ होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, एम.के. स्टालिन हैं। उन चेहरों को भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पटना में विपक्ष ने तो एक तरफ विपक्ष बीजेपी के 2024 में टक्कर देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं मायावती यूपी में एकला चलो की राजनीति करने पर आमादा है। मायावती की उम्मीदों को पंख लग गए जब ओपी राजभर ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मायावती को पीएम उम्मीदवार का चेहरा बता दिया। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के तीखे तेवर से अशोक गहलोत की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2024 की जंग को लेकर घमासान जारी है। कमलनाथ और शिवराज में वार पलटवार जारी है। साथ ही शिवराज की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि अपने ही नेता बागी तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि राजनीति में आखिरी दम तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चार अहम जो राज्य हैं आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पहला उत्तर प्रदेश, क्योंकि मायावती को लेकर ओपी राजभर ने जो बयान दिया है, एक बार फिर से मायावती चर्चा में आ गई हैं। दूसरी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट जो हैं वो अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का जादू चलेगा। और चौथा, क्या कर्नाटका में कांग्रेस 5 गारंटी योजना को देकर खुद ही तो नहीं फंस गई, क्योंकि अब इस गारंटी स्कीम को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। सबसे अहम है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा। और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। मनु शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान में जो सियासत चल रही है, सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में क्या मंथन चल रहा है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को कोई पद दिया जा सकता है? क्या उन्हें चुनाव के सर्वेक्षण का चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है? पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्या इसको लेकर चर्चा चल रही है और सचिन पायलट की तरफ से क्या रणनीति है? आशीष, दिल्ली के अंदर जो फार्मूला तय हुआ, फार्मूला बाहर नहीं आया है। लगातार इसके ऊपर केसी वेणुगोपाल, यहाँ के जो प्रभारी हैं रंधावा, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन फार्मूला अभी तक कांग्रेस बाहर नहीं ला पाई है। लेकिन जो अंदर खाने जो बात चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से यह है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको देनी होगी, और इसके लिए कवायद भी चल रही है। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मनाने की कोशिश चल रही है। अभी पिछले दिनों केसी वेणुगोपाल जयपुर भी आकर के गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी करके गए हैं। तो यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक शीत युद्ध जिसे कहा जा सकता है वो चल रहा है। अभी भी दोनों तरफ से कोई वार नहीं है, कोई बयान जारी नहीं हो रहा है, लेकिन आपस में एक शीत युद्ध की जो स्थिति होती है वो चल रही है अभी। ऐसे में जो माना जा रहा है ये है, एक तो उनको कैंपेन कमेटी जो बनती है, जो चुनाव संचालन समिति होती है, उसका कैंपेन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है। दूसरा, पीसीसी चीफ उनको बनाया जा सकता है, लेकिन पीसीसी चीफ के लिए खुद सचिन पायलट ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठने की जिद जो थी वो तो छोड़ दी है, लेकिन अब पीसीसी चीफ का जो पद है वो चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो अगर इसके प्लस माइनस की अगर बात करें तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो खेमा है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि पीसीसी चीफ का पद उनको दिया जाए, क्योंकि पीसीसी चीफ का पद अगर उनको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक हैं इस पर अपनी नाराजगी पहले भी जता चुके हैं, और आने वाले समय पर फिर से ये मुद्दा उठ सकता है। क्योंकि जब मानेसर गए थे उस समय सचिन पायलट खुद पीसीसी चीफ थे, तो सचिन पायलट के पीसीसी चीफ रहते हुए जब उन्होंने बगावत का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है उसको आज तक
गहलोत के जो खेमे के विधायक हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और बार बार यही लेकिन बात मनु आती जी, है कि सवाल ये उठता है कि खुद अगर PCC सचिन चीफ पायलट रहते को हुए कैंपेन उन्होंने कमेटी का बगावत अध्यक्ष कर ना दी। बनाया जी, जाए बिल्कुल। या जी। फिर पीसीसी का अध्यक्ष ना बनाया जाए तो जो 18 विधायक जो उनके साथ रहते हैं उनका भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और ये सचिन पायलट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा इस बात को लेकर। बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं ये बात कि आज जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं, तो दूसरे जो उनके समर्थित लोग हैं जो आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं सीधे सचिन पायलट के चाहे आंदोलन रहे हों, जयपुर के अंदर 2 उन्होंने आंदोलन कर दिए बड़े, अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा में वो लोग साथ रहे, तो उनके टिकट का क्या होगा, उनकी पैरवी करने वाला कांग्रेस में कौन रहेगा, इस बात को लेकर सबसे बड़ा दबाव आज सचिन पायलट के ऊपर है कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे सचिन पायलट जो है महत्वपूर्ण भूमिका में रहे पार्टी की और वो सीधे तौर पर उनकी पैरवी कर सके, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अंदर लिया जाए, उनको पीसीसी चीफ बनाया जाए, कहीं भी वो रहे, राजस्थान के अंदर केंद्रित रहे और राजस्थान में जो चुनाव संचालन समिति और टिकट बंटवारे का जो मामला रहे उसके अंदर अगर सचिन पायलट की नहीं चली तो इन लोगों का जो भविष्य है वो खतरे में इनको नजर आता है। तो आज सबसे बड़ा दबाव जो सचिन पायलट के ऊपर है वो यही है कि वो किसी न किसी रूप में राजस्थान की राजनीति में केंद्रित रहे कांग्रेस की में और उनकी पैरवी करें। इसके लिए सबसे बड़ी कवायद चल रही है सचिन पायलट की ओर से भी पिछले दिनों। हालांकि गहलोत कैंप जो है मनु शर्मा जी इतनी आसानी से कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाने के लिए राजी होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष भी गहलोत यही चाहेंगे कि उनका कोई आदमी बने। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना भोपाल से जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह का शीत युद्ध चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उससे यह तय है कि अगर आपस में इनकी साझेदारी नहीं बनी, आला कमान इसमें दखल नहीं देता है, तो यह तय है कि राजस्थान में इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी सूत्र यह बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ नहीं चुनाव लड़ने वाली है। देखिए आशीष जी, ये पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की पुरानी हमेशा रणनीति रही है कि 2 खेमे हैं या 3 खेमे हैं, वो सब अपना करते रहे। ऐसा नहीं बीजेपी नहीं करती, क्या बीजेपी में भी इस तरह के कई अपने अलग अलग रहे, वसुंधरा राजे या उसके बाद उनका विकल्प के रूप में जिन लोगों को लिया गया। इसलिए लेकिन सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई जो सड़क पर आई, जो सार्वजनिक हुई बहुत ज्यादा, उसका नुकसान जरूर उनको हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट उनके लिए यही होने वाला है कि किस तरह से उनको पदवत तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि कैंपेन कमेटी का, जैसा आप कह रहे हैं, अध्यक्ष बनने पर सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जब टिकट का बंटवारा होता है उसमें अध्यक्ष की भूमिका, चूंकि वही एक कागज देता है कि जाके तुम फॉर्म भरो, ये पार्टी ने आपको ऑथराइज किया है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा उसमें गहलोत जी, मतलब वो तो खुद भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के संगठन के आदमी हैं, तो अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं होंगे। और चूंकि ये लड़ाई असल में परिवार नहीं बने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की वजह से है सारा। क्योंकि सचिन पायलट को 5 साल वायदा करते रहे, तुम्हें आप बना देंगे, आप बना देंगे, पहले से भी कहा गया था तुम जाओगे तो करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक रास्ता ये होगा कि दोनों जिता के जो ला सके। और असली लड़ाई इस बात की है कि किसके कितने उम्मीदवार लाते हैं, इनके अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाते हैं। असली केवल इस पर लड़ाई केंद्र को तय करना होगा। गहलोत अपनी तरफ से इनके नाम काटना चाहेंगे। पिछले चुनाव में सचिन पायलट ने मंच पर तो नहीं कहा सार्वजनिक रूप से, लेकिन सब पत्रकारों के बीच में भी अंदरूनी बातचीत में उन्होंने बात मानी थी कि उनके 20 कैंडिडेट गहलोत खेमे ने हरवा दिए। गहलोत कहता है कि नहीं साहब, सचिन पायलट ने हमारे 10 आदमी हरवा दिए। इसलिए ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फैसला कौन विधायक ज्यादा जिता कर लाता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आलोक जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान को इस बात पे भी तो ध्यान देना होगा कि 40 ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जो सीधे सीधे गुज्जर जो समुदाय है उससे प्रभावित होती हैं। तो सचिन पायलट को नाराज करके भी तो चुनाव में नहीं जाया जा सकता। नहीं तो नाराज क्या कर रहे हैं? मैं आपको यही तो कहा भाई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, असल में वेणुगोपाल भी इसी तरह से गहलोत पर प्रेशर बनाते हैं इस परिवार की तरफ से। मैं इसलिए पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं। वेणुगोपाल को तो कोई जानता ही नहीं था दिल्ली में, आज भी उनको कार्यकर्ता पहचानेगा नहीं। लेकिन वेणुगोपाल एक ऐसे रहे जिनका काम यह है कि आप अशोक गहलोत से कहो पार्टी का खर्चा भी तुम चलाओ, पार्टी का अध्यक्ष तुम्हारा यदि होगा तो तुम्हें संभालना होगा, तुम जिता कर ला सकते हो तो देखा जाएगा, आपके बेटे का भविष्य भी हम तय करेंगे और बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी तय करेंगे। ये वेणुगोपाल का एक जिसको बेहद दिलचस्प होता जा रहा है सर, थ्रेटनिंग जो रोल है वो उनका है। बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। हमारे साथ
लखनऊ से अभिषेक सिंह भी बने हुए हैं। अभिषेक, ओपी राजभर ने जो ताजा बयान दिया है उससे एक बार फिर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि ओपी राजभर के कुछ पहले के भी बयान में बता दूं दर्शकों को, पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी में मीटिंग करते हैं, 20-25 मिनट की मीटिंग होती है, लेकिन बाद में वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन उनके बेटे अरुण राजभर ये कहते हैं कि नहीं, मीटिंग हुई थी, वो एक कटसी मीटिंग थी, योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की। उसके बाद ओपी राजभर ये कहते हैं कि अगर कोई तीसरा मोर्चा बीजेपी को हराने के लिए बनता है तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ओपी राजभर की तरफ से एक नया बयान आ गया। नया बयान ये आ गया कि जो कुछ कर सकती हैं वो बहन जी कर सकती हैं, यानी बीएसपी कर सकती है, और वो चाहते हैं कि बीएसपी एक बार उन्हें बुला ले। कहने का उनका मतलब ही यही है कि बीएसपी उन्हें बुला ले। तो ओपी राजभर किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और यूपी की राजनीति में कितना अहम है ओपी राजभर का जाना? जी हाँ, बिल्कुल। इस बात को समझना होगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने जलेबी दांव के लिए मशहूर हैं। वो गोल गोल घुमाते जाते हैं बातों को और अंत में करते वही हैं जहां पर उनको फायदा लगता है। इससे पहले भी वो कई सारी बातें कहते नजर आए और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उन्हें खास रास नहीं आया और आज तक किसी भी बयान पर वो चूकते नहीं समाजवादी पार्टी पर तीखी टिप्पणी करने में। लिहाजा कल उन्होंने एक अहम बातचीत की इंडिया न्यूज से और एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि कैसे वो चाहते हैं बसपा से गठबंधन करना। उन्होंने यहां तक कह डाला कि थर्ड फ्रंट तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक बसपा साथ नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कवायदें चल रही हैं बसपा से बातचीत करने की, थर्ड फ्रंट के नेताओं से भी बातचीत चल रही है। खुलकर वो इस बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है अगली बैठक में वो शामिल हों। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो भी वो आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि उनका गठबंधन मायावती के साथ हो जाए, यानी बसपा के साथ हो जाए, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर इस बात को जानते हैं कि जितना वफादार और कैडर वोट संगठित तौर पर बसपा के साथ है उतना शायद ही किसी और दल के साथ। अभिषेक, क्या ये कह सकते हैं क्या कि बीजेपी में बात बनती हुई दिख नहीं रही है? मुझे याद है कि ओपी राजभर के कई बयान मुझे याद हैं। ओपी राजभर ने विधानसभा चुनाव से पहले पानी पी के कोसा था बीजेपी को, कई तरह के विवादित बयान दिए थे बीजेपी को लेकर। हालांकि मीटिंग जरूर उन्होंने की, लेकिन क्या बीजेपी में बात बन नहीं पा रही है, इसलिए वो बसपा में जाने की सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक वो कहीं शामिल ना हो जाए तब तक इस बात की अटकलें बनी रहेंगी। इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि बीजेपी में उनसे बातचीत चल रही है, संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक ये गठबंधन किसी से कर नहीं लेते तब तक इनकी संभावनाएं, इनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। और जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि अब राजनीति सिद्धांतों की नहीं होती, फायदे नुकसान की होती है, स्वार्थ की होती है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल तो थर्ड फ्रंट के लिए मिले हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए मिले, इसीलिए बात बन नहीं पा रही है। और परेशानियां डिस्कस हुई हैं आपस में, चाहे महमूदा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात तो इसका मतलब तो यही है ना अभिषेक कि ओपी राजभर जो बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं वो सिद्धांतों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि फायदे के लिए कर रहे हैं। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, ओपी राजभर के कई सारे बयान आपको भी ध्यान में होंगे। बीजेपी को पानी पी कर कोसा था, फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की, बाद में नकारा, अब बीएसपी का राग अलाप रहे हैं। देखिए, राजभर हो या वहां पर जीतराम मांझी हो, ये बार बार इसी तरह के काम करते हैं। मैंने एक समय पे पासवान जी का भी था, लेकिन पासवान जी उतना मुखर होकर के वैसा आलोचना नहीं करते थे जी। राजभर और ये लोग अपने इस आधार पर कि हमारा जाति का इतना वोट है, और बीजेपी का खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये है कि आप जाति के आधार पर इतना ब्लैकमेल न करें। आप हिंदू, मतलब जो उनकी अपनी फिलॉसफी है उसके तहत ये है कि हमारा पूरा समाज एक है, और इसलिए उसमें, लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है कि जैसे अभी आपने चाहे गुर्जर वोट हो, चाहे बैकवर्ड वोट हो, चाहे दलित वोट हो, और दलित वोट मायावती जी का भी यही रहा है। एक लाइन में बताऊंगा, मायावती जी को पहले एक समय डॉक्टर मुरलीधर जोशी ने बीजेपी की तरफ, जब समाजवादी से वो टूट रहे तो उनको किया, कांग्रेस ने, फिर कांग्रेस ने उनके साथ किया। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार राजभर, हाँ, ये है कि मायावती बड़ा चतुराई से इतनी बार मुख्यमंत्री भी बनती रही, अभी भी वो बहुत संभल करके अपने पास से आगे बढ़ा रही है। उनके बेटे, उनके भाई का मामला है, उनके परिवार के ऊपर जो कई केसेस चलते रहे हैं, तो वो पहले से काफी हद तक कंट्रोल्ड है और इतना ज्यादा मुखर होकर के नहीं करे। राजभर जैसे जो गुट हैं वो निश्चित रूप से, और शायद यही वजह है आलोक सर की मायावती ने अपनी दूरी बना के रखी। जो पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी, हमारे साथ कुलभूषण भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। कुलभूषण, कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी ज्यादा है। अगर हम ग्वालियर की बात कर लें,
चाहे साढ़ा हो जिसे स्पेशल विकास प्राधिकरण कहते हैं, व्यापार मेला हो उसके नियुक्ति के अध्यक्ष का पद, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद, ये सारे पद खाली हैं। कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि उनके लोगों को इस पद पे बैठाया जाए, बीजेपी ये चाहती है कि उनके पद पे, जो स्थानीय नेता हैं चाहते हैं कि उनके लोग जो हैं वो इस पद पर बैठाए जाएं। देखिए 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, उसके बाद लगातार जो बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी पे ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका सबसे बड़ा कारण यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन एक सवाल बार बार ये उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी भी उपेक्षा जो है बीजेपी पार्टी में हो रही है। वो वापस जो है कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष हैं और 2018 में उन्होंने बीजेपी की टिकट से खंडवा मानदाता सीट से चुनाव लड़ा था, अब वो कांग्रेस की सदस्यता कल ले सकते हैं। इसके साथ ही राजेश गुप्ता, जो कि शिवपुरी के जिला उपाध्यक्ष हैं, आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको वापस जो है घर वापसी कराई है। एक आरोप उन्होंने यही लगाया कि बीजेपी पार्टी में जो है उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल यही उठता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2020 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे तो उनके साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और 15 साल का जो वनवास 2018 में कांग्रेस ने समाप्त किया था, एक बार फिर से वो 2020 में ध्वस्त हो गया। अब 22 विधायकों में से 12 सिंधिया गुट के जो विधायक है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। लेकिन ग्वालियर चंबल अगर बेल्ट की बात की जाए तो वहां पे जो सिंधिया समर्थक है उनको एक बार फिर से पद देने की लड़ाई जो है छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पद दिलाना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो समर्थक हैं उनको पद दिलाना चाहते हैं। तो ऐसी जो नाराजगी का सिलसिला है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है और ये नाराजगी कहीं 2023 में बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि हाल ही में हमने एक बड़ा विकेट बीजेपी से गिरता हुआ देखा। जो कैलाश जोशी है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पुत्र हैं दीपक जोशी, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ली। यही आरोप लगाया कि जो पार्टी छोड़ के जब तक वो कहीं शामिल ना हो जाए तब तक इस बात की अटकलें बनी रहेंगी। इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि बीजेपी में उनसे बातचीत हो चल रही है, संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक ये गठबंधन किसी से कर नहीं लेते तब तक इनकी संभावनाएं, इनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। और जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि अब राजनीति सिद्धांतों की नहीं होती, फायदे नुकसान की होती है, स्वार्थ की होती है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल जो थर्ड फ्रंट के लिए मिले हैं वो अपने स्वार्थ के लिए मिले, इसीलिए बात बन नहीं पा रही है। और परेशानियां डिस्कस हुई हैं आपस में, चाहे महमूदा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात तो इसका मतलब तो यही है ना अभिषेक कि ओपी राजभर जो बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं वो सिद्धांतों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि फायदे के लिए कर रहे हैं। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, ओपी राजभर के कई सारे बयान आपको भी ध्यान में होंगे। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा था, फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की, बाद में नकारा, अब बीएसपी का राग अलाप रहे हैं। देखिए, राजभर हो या वहां पर जीतराम मांझी हो, ये बार बार इसी तरह के काम करते हैं। मैंने एक समय पे पासवान जी का भी था, लेकिन पासवान जी उतना मुखर होकर के वैसा आलोचना नहीं करते थे जी। राजभर और ये लोग अपने इस आधार पर कि हमारा जाति का इतना वोट है, और बीजेपी का खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये है कि आप जाति के आधार पर इतना ब्लैकमेल न करें। आप हिंदू, मतलब जो उनकी अपनी फिलॉसफी है उसके तहत ये है कि हमारा पूरा समाज एक है, और इसलिए उसमें, लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है कि जैसे अभी आपने चाहे गुर्जर वोट हो, चाहे बैकवर्ड वोट हो, चाहे दलित वोट हो, और दलित वोट मायावती जी का भी यही रहा है। एक लाइन में बताऊंगा, मायावती जी को पहले एक समय डॉक्टर मुरलीधर जोशी ने बीजेपी की तरफ, जब समाजवादी से वो टूट रहे तो उनको किया कांग्रेस ने, फिर कांग्रेस ने उनके साथ किया। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हाँ, ये है कि मायावती बड़ा चतुराई से इतनी बार मुख्यमंत्री भी बनती रही, अभी भी वो बहुत संभल करके अपने पास से आगे बढ़ा रही है। उनके बेटे, उनके भाई का मामला है, उनके परिवार के ऊपर जो कई केसेस चलते रहे हैं, तो वो पहले से काफी हद तक कंट्रोल्ड है और इतना ज्यादा मुखर होकर के नहीं करे। राजभर जैसे जो गुट हैं वो निश्चित रूप से, और शायद यही वजह है आलोक सर की मायावती ने अपनी दूरी बना के रखी। जो पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी, हमारे साथ कुलभूषण भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। कुलभूषण,
कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी ज्यादा है। अगर हम ग्वालियर की बात कर लें, चाहे साढ़ा हो जिसे स्पेशल विकास प्राधिकरण कहते हैं, व्यापार मेला हो उसके नियुक्ति के अध्यक्ष का पद, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद, ये सारे पद खाली हैं। कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि उनके लोगों को इस पद पे बैठाया जाए। बीजेपी ये चाहती है कि उनके पद पे, जो स्थानीय नेता हैं चाहते हैं कि उनके लोग जो हैं वो इस पद पर बैठाए जाएं। देखिए 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, उसके बाद लगातार जो बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी पे ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका सबसे बड़ा कारण यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन एक सवाल बार बार ये उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी भी उपेक्षा जो है बीजेपी पार्टी में हो रही है। वो वापस जो है कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष हैं और 2018 में उन्होंने बीजेपी की टिकट से खंडवा मानदाता सीट से चुनाव लड़ा था, अब वो कांग्रेस की सदस्यता कल ले सकते हैं। इसके साथ ही राजेश गुप्ता, जो कि शिवपुरी के जिला उपाध्यक्ष हैं, आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको वापस जो है घर वापसी कराई है। एक आरोप उन्होंने यही लगाया कि बीजेपी पार्टी में जो है उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल यही उठता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2020 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे तो उनके साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और 15 साल का जो वनवास 2018 में कांग्रेस ने समाप्त किया था, एक बार फिर से वो 2020 में ध्वस्त हो गया। अब 22 विधायकों में से 12 सिंधिया गुट के जो विधायक है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। लेकिन ग्वालियर चंबल अगर बेल्ट की बात की जाए तो वहां पे जो सिंधिया समर्थक है उनको एक बार फिर से पद देने की लड़ाई जो है छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पद दिलाना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो समर्थक हैं उनको पद दिलाना चाहते हैं। तो ऐसी जो नाराजगी का सिलसिला है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है और ये नाराजगी कहीं 2023 में बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि हाल ही में हमने एक बड़ा विकेट बीजेपी से गिरता हुआ देखा। जो कैलाश जोशी है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पुत्र हैं दीपक जोशी, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ली। यही आरोप लगाया कि जो पार्टी छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जिन्होंने खून पसीने को सींच के मेहनत करके पार्टी को, संगठन को, बूथ को मजबूत किया, आज उनको पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो दीपक जोशी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार जो समर्थक है वो एक के बाद एक कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति में बीजेपी की स्थिति है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति है, बार बार वो पार्टी पर यही दबाव बनाते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको जो है पार्टी में तवज्जो दी जाए, उनको पद दिए जाए। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब हमारी पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है। लेकिन कुलभूषण, कांग्रेस की तरफ से तो विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ ही तय करेंगे किसे टिकट दिया जाए और टिकट शेयरिंग का फॉर्मूला, यानी टिकट देने का जो फॉर्मूला है वो भी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से तय कर लिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो टिकट का फार्मूला तय किया है कि सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, लेकिन कमलनाथ ने जब दीपक जोशी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे बीजेपी शासनकाल में, और जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली तो मंच में कमलनाथ ने ये चीज स्पष्ट कर दी कि जिसको बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आना है वो आ सकता है, लेकिन टिकट की कोई मांग ना करे। जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा सर्वे है, हम अपने सर्वे के आधार पे और जो जिले के कार्यकर्ता हैं, जो उनकी इच्छा होगी, हम उन्हें ही टिकट देंगे। तो लगातार जो बीजेपी से टूट के कांग्रेस में शामिल वरिष्ठ नेता होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी टिकट का एक सवाल है, क्योंकि टिकट की एक आस है। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और ऐसी स्थिति में तमाम जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता, वो एक टिकट की आस रखता है कि हमें भी विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट मिले, हम चुनाव लड़े। जीत हार का फैसला जनता करती है, लेकिन टिकट की एक आस हर एक कार्यकर्ता को रहती है। तो इसी आस के सहारे कुलभूषण वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हमारा आलोक मेहता सर जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं
या फिर उनके जो बेहद करीबी हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जैसा कुलभूषण कह रहे हैं। इसको रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से किस तरह से कवायद की जा रही है कि नहीं, आला कमान की अगर हम भूमिका की बात करें कि इनको रोका जाए? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छे प्रखर वक्ता है, बहुत उनकी एक इमेज अच्छी है, लेकिन वो संगठन की व्यक्ति नहीं है। और इसलिए जो विधायक यदि छोड़ के जाते हैं तो बीजेपी को ज्यादा थोड़ा सा चिंता होगी, जिनका कोई आधार रहा है। यदि वो दल बदल करके आए और उनका आधार कम है, वो जिता नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर नहीं जीत पाए थे जी। तो ऐसी स्थिति में वो केवल इसके आधार पर करेंगे, वरना जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर जो वर्कर हैं या जो पार्टी के लोग हैं जो कांग्रेस में चले गए तो बीजेपी को उतना नुकसान नहीं है। बीजेपी में शिवराज जी और उसके अलावा जितने नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, दूसरे नेता हैं, वो कद्दावर नेता बहुत ज्यादा है। उनका जमीनी काम है, उनको नाराज करके वो सिंधिया को एडजस्ट कर रहे हैं। सिंधिया को एक असम की तरह दिखाया गया है कि भाई आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि विधायक कितने आते हैं। केंद्र में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, यहाँ तक भद्रौल सिंधिया तक नहीं बन पाए थे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनसे कमजोर है उस मामले में। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी परिणाम बीजेपी, दीपक जोशी का जाना जरूर मुझे भी थोड़ा सा लगा कि वो एक झटका है, क्योंकि दीपक जोशी 77 में कैलाश जोशी उनके पिता मुख्यमंत्री बने थे जी। लेकिन अब यह है कि उस आधार पर वो मुख्यमंत्री बन जाए या वो ज्यादा बड़ा उनको कोई लाभ दिया जाए, अब उसका नुकसान बीजेपी जरूर तोलेगी कि उसको उस इलाके में क्या, वो दिग्विजय सिंह का ऑपरेशन है। लेकिन वो बड़ा नाम है आलोक मेहता सर, वो बड़ा नाम बीजेपी से टूट कर गया। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर आपके साथ किस्सा कुर्सी पर चर्चा जारी रखेंगे। आप किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं। किस्सा कुर्सी के आज में हम बात कर रहे हैं आज 4 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, क्योंकि ओपी राजभर के बयान के बाद एक बार फिर से बसपा चर्चा में आ गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो शीत युद्ध है वो लगातार जारी है। शिवराज और सिंधिया के बीच में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। और वहीं कर्नाटक में सिद्धरामैया की जो सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, वो फंसती हुई नजर आ रही है अपनी गारंटी स्कीम को लेकर, क्योंकि जो 5 गारंटी स्कीम लेकर कांग्रेस आई थी, अब उसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। और इन्हीं चारों सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना भोपाल से, अभिषेक सिंह लखनऊ से, मनु शर्मा हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। मनु जी, बात हमने अशोक गहलोत की कर ली, सचिन पायलट की कर ली। दोनों में जो शीत युद्ध है वो तो चल रहा है, वो चलता रहेगा। फिलहाल अभी उसका निदान होता है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन बात बीजेपी की करें, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या इस बार जो बीजेपी है वो विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी या फिर बिना सीएम के चेहरे के? देखिए, जो आशीष सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अभी पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई, बीएल संतोष और वसुंधरा राजे और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उन सबको साथ बिठा करके बातचीत की गई दिल्ली के अंदर। वहाँ बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई थी। उसके बाद से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ ये हो गया है कि अब की बार बीजेपी यहाँ पर फेस कोई नहीं रखेगी, फेस मोदी का ही होगा, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन राजस्थान की जो परिस्थितियां, जैसे आप भी जानते हैं कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे जो है मास लीडर, अगर कोई बीजेपी में है जो भीड़ इकट्ठा कर सकती है, वोटों को खींच सकती है, जातिगत समीकरण के आधार पर जो उनके सारे जो समीकरण रहते हैं उन सब में वसुंधरा राजे सबसे आगे रहती है। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर वसुंधरा की वो स्थिति नहीं है जो पिछले 2 चुनावों के अंदर उनकी रही है, जब वो सीधे तौर पर मैदान में उतरी और पूरे राजस्थान का उन्होंने यात्रा करी और वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, जिसके अंदर 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इन सब के ऊपर। लेकिन इस बार वो हालात यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी दुविधा नजर आ रही है वो आज यही है कि वसुंधरा के बिना चुनाव यहाँ पर कैसे लड़ा जाए और मैदान में कैसे उतरा जाए। लेकिन मनु शर्मा जी, बीजेपी के पास ऐसा कोई लीडर भी तो नहीं है जो वसुंधरा राजे के टक्कर का हो। राजस्थान में ऐसा कोई लीडर नहीं है बीजेपी के पास जो वसुंधरा राजे के टक्कर का हो, या फिर ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जो मास लीडर हो।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस बात को कि राजस्थान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए साफ तौर पर, तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो भीड़ को इकट्ठा कर सके, भीड़ को वोटों में तब्दील कर सके। वो चेहरा केवल एक वसुंधरा राजे का है। इसी कारण से पार्टी जद्दोजहद में है कि इसका क्या हल निकाला जाए। जो अभी तक समझ में आ रहा है, जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, वो ये है कि अब पार्टी ये चाह रही है किसी न किसी रूप में चुनाव तक वसुंधरा राजे और उनके जो समर्थक विधायक हैं और जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक विश्वास ये जगाया जाए कि कहीं ना कहीं पार्टी वसुंधरा राजे को आगे रखेगी, लेकिन फेस नहीं बनाएगी। फेस तो वही होगा जो विधानसभा चुनाव में जितने विधायक जीत के आएंगे, उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही जो है मुख्यमंत्री बन पाएगा। ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। लेकिन जैसे भी हाल ही में पिछले दिनों दिल्ली के अंदर वसुंधरा राजे को बुला करके झारखंड की जिम्मेदारी उनको 2 लोकसभा सीटों की दी गई, उनके साथ बातचीत शुरू की गई। जो एक लंबा अंतराल था जिसके अंदर पार्टी उनके साथ में कोई बातचीत नहीं कर रही थी, दिल्ली के अंदर बैठकों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। तो यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं में एक विश्वास ये जरूर जागा है कि जो वसुंधरा राजे है उनकी भूमिका कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर रहेगी और वो लीड ना करें, फेस ना करें, लेकिन उनकी भूमिका जो है अगर महत्वपूर्ण रहती है तो उनके समर्थक जो हैं उनमें और जो उनके जो विधायक हैं उनमें ये आस जरूर है कि आने वाले समय में जो टिकटों का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो उनकी भी आगे चल के स्थिति ठीक हो सकती है। ये जरूर यहाँ पर इसी उम्मीद के सहारे उनके समर्थक होंगे। लेकिन अब सीधे राजस्थान से हम कर्नाटका की तरफ जाते हैं। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सिद्धिरमैया सरकार 5 गारंटी स्कीम के साथ वो आए सत्ता में, कहा कि हम ये सारी गारंटी स्कीम है, हम ये सारी सत्ता में आने के बाद पूरा करेंगे। लेकिन अब उन्हीं गारंटी स्कीम को लेकर जो कांग्रेस की सरकार है, यानी सिद्धिरमैया की सरकार है कर्नाटका में, वो फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अब इस गारंटी स्कीम का मुद्दा बना लिया है। देखिए आशीष जी, ये बिल्कुल सही है और यही अभी आप राजस्थान का जवाब भी यही है। राजस्थान में चूंकि सरकार सत्ता में है तो ये बताया जाएगा कि कर्नाटक में तो आप नहीं कर पा रहे। आपको किसी बार, अच्छा राहुल गांधी ने तो उस दिन, यदि आपको याद हो, और सारे लोग वीडियो देख सकते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि बस आज फैसला होगा और बस सरकार बनते ही सारे लागू हो जाएंगे 5 फार्मूले, क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल तो अनुभव था नहीं। इसलिए राजस्थान में, इसलिए मैं एक लाइन और जोड़ूंगा राजस्थान के संदर्भ में। आप ये याद रखें, जैसे बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वसुंधरा राजे नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास ऐसे नेता हैं। बल्कि रेल मंत्री वैष्णव को आप भूल रहे हैं, वो वैसे राजनीति में नहीं, वो प्रशासनिक अनुभव वाले हैं, लेकिन उस तरह से, या मेघवाल हैं इनके, लेकिन उनका अपना जो वहां पर जो प्रभाव और उनकी छवि जितनी बन रही है रेल मंत्री के रूप में, उसको भी ऐसे नए लोग, मनोहर लाल जी का नाम कहाँ कोई उस समय हरियाणा में सोचा था कभी, तो नए मुख्यमंत्री लाने की या महाराष्ट्र में किया गया, ऐसे कई प्रयोग बीजेपी करती रही है। ये वो उसका एक है कि हमारे कार्ड, हम विधायक हमें जीत के लाना है, तो मोदी का चेहरा, वसुंधरा का चेहरा, वैष्णव का चेहरा, मेघवाल का चेहरा, ओम बिरला जी का चेहरा, याद रखिए स्पीकर जी रहे, लेकिन पार्टियां चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तब सब मैदान में होंगे। और इसलिए पार्टी में इनसाइड ये कहा जाता है कि भाई इनमें से किसी को बना देंगे ताकि सब लोग मिलकर के काम करें। यही कर्नाटक का जो दुर्भाग्य इनका यही होगा कांग्रेस का, कि अब तो शिव कुमार को तो बनाए नहीं, यही सचिन पायलट का रोना था, शिव कुमार को सब कुछ कहते हुए नहीं बनाया गया, तो वहां का आंतरिक विद्रोह, वहां के इम्प्लीमेंटेशन में एक भी, केवल बसों में ले जाने में भी, बसों में जो घाटा होने वाला है वो बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। अब सारी महिलाओं को पूरे प्रदेश में घुमाते रहेंगे, इतना खर्चा कहां से उठाएंगे? बसें महंगी हो रही, दिल्ली में बिजली नहीं दे पा रहे, बिजली पे महंगा बढ़ा दिया, वहां भी बिजली का महंगा करना पड़ेगा। आप ये कह दिए कोल महंगा, अरे भाई सारी दुनिया में कोयला यदि महंगा होता है, ईंधन पेट्रोल महंगा होता है। तो ये स्थिति कर्नाटक में, ये जो फार्मूला है, ये पांचों न कर पाने के कारण खड़गे जी और राहुल गांधी के लिए सिरदर्द दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा होने वाला है कि आप वायदा तो पूरा कर नहीं सकते हैं जी। बीजेपी को सबसे सूटेबल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हारने के बाद। और मुझे लगता है कि आलोक सर, ये लगातार बीजेपी इस गारंटी स्कीम को उठाती रहेगी ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इन गारंटी स्कीम को लेकर अगर मैदान में जाती है तो बीजेपी यही कहेगी कि कर्नाटका में भी तो इन्होंने कहा, सत्ता में आगे कहां पूरा किया। वही बात बीजेपी कहेगी जब कांग्रेस की तरफ से गारंटी स्कीम लॉन्च की जाएगी। हमारे साथ कुलभूषण भी बने हुए हैं। कुलभूषण, मध्य प्रदेश को लेकर एक सवाल यह भी आ रहा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कई मौजूदा जो विधायक हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं विधानसभा चुनाव में।
देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी संगठन की और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि संघ का जो एक सर्वे आया था, संगठन का सर्वे आया था, जो सरकार ने सर्वे किया था, इस सर्वे में तकरीबन बीजेपी के 40% से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनकी सीट काफी खतरे में है। अब ऐसी स्थिति में कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, जो 60 के ऊपर के हैं। 60% टिकट इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के कटते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जब 60% टिकट काटे जाएंगे तो युवाओं को एक बार फिर से जो है तवज्जो दी जाएगी। नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक पैतरा इस बार अपनाया था और युवाओं को जो है तवज्जो दी थी। हालांकि इस पे ज्यादा बीजेपी को फायदा नहीं मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम सीटों में बीजेपी को तकरीबन 7 सीटों पर नुकसान हुआ। अब ऐसी स्थिति में बात वही आती है, क्योंकि जो नाराजगी का सिलसिला है बीजेपी संगठन से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और केंद्रीय संगठन ने 16 ऐसे दिग्गज नेताओं को, इन नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें लगातार जो है इन नाराज नेताओं को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल नाराजगी का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी जो है 10 से 20% टिकट काट सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे सर्वे में फिट बैठेगा हम उसे ही टिकट देंगे, चाहे वो बीजेपी पार्टी से आया हो या अन्य राजनीतिक दल से कांग्रेस की सदस्यता ली हो। कांग्रेस इस समय अति उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी संगठन की बात करें, बीजेपी के कार्यक्रमों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है, जेपी नड्डा का आज राजधानी भोपाल का दौरा है और लगातार अमित शाह, ऐसे तमाम जो सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके मध्य प्रदेश दौरे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी का एक बड़ी जनसभा देखने को मिली थी, जिसमें जो 5 गारंटी की बात सामने आती है, जो 5 वादे कमलनाथ ने आम जनता से किए हैं, उसकी गारंटी प्रियंका गांधी ने ली थी। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो एक के बाद एक घोषणाओं का सिलसिला है वो सरकार की तरफ से भी जारी है, कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। अब इसका कितना फायदा 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय हम बीजेपी संगठन की बात करें तो मान मनव्वल का जो दौर है वो लगातार कुलभूषण, आपने प्रियंका गांधी की बात की। प्रियंका गांधी का जबलपुर का दौरा हम सभी ने देखा था और इस जबलपुर के दौरे में एक चीज जो निकल कर आई थी वो थी कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व। क्या कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वोटरों को लुभाने में सफल हो पाएगी? देखिए, कर्नाटक पे जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में बजरंगबली की एंट्री होती है, तो कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस को एक पूरा बूस्टर डोज मिला है और बूस्टर डोज के साथ साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अति उत्साहित इस विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। जबलपुर की जनसभा में हमने देखा कि जगह जगह हनुमान जी की जो गदा है वो चौक चौराहे पर लगाई गई थी। हनुमान जी के बैनर, पोस्टर हमें देखने को मिले थे। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस लगातार बढ़ रही है और जो धार्मिक जो धार्मिक कार्यक्रम पहले बीजेपी कराती हुई नजर आती थी, अब तमाम उन कार्यक्रमों को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। प्रियंका गांधी जब जबलपुर पहुंची तो सबसे पहले ग्वारी घाट में मां नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की और मैया से आशीर्वाद लिया। यही स्थिति 2018 में प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने अपनी चुनावी आगाज की शुरुआत ग्वारी घाट में नर्मदा मां की पूजा अर्चना करने के साथ की थी और 18 में सरकार बनाई थी। अब प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में नर्मदा मां की पूजा अर्चना करने के बाद चुनावी आगाज की शुरुआत की। लेकिन जो 5 वादे किए गए थे, 1500 रुपए महीना, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, इसके साथ ही पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा, ऐसी तमाम जो वादे कमलनाथ की तरफ से किए जा रहे हैं, जो वचन पत्र में घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी गारंटी प्रियंका गांधी ने जबलपुर से ली। तो तमाम जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के कांग्रेस तो हाईजैक कर रही है, लेकिन कर्नाटक का बड़ा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। लगातार संगठन को मजबूत करना, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग को साधने की लगातार कोशिश कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी संगठन की बात करें, सरकार की बात करें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल हुए हैं, इस कार्यकाल में लगातार बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों में पर कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बूथ स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसमें जो देश भर से
एक लोकसभा से 5 सदस्यों को सिलेक्ट किया गया है, उनको कल एक जीत की टिप्स देंगे। बूथ जीतो, चुनाव जीतो नारों के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में पूरे देश से 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया है। पूरे देश में 10 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता बीजेपी के वो वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर, बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का फोकस सबसे लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कुलभूषण वो ज्यादा उसके हैं। आलोक मेहता सर ये सवाल ले लेते हैं। आलोक सर, एक कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराया था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें बीजेपी इस बार सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या यही वजह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का उसने पूरी कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी को लाने को लेकर, और कांग्रेस का ये जो उत्साह है कैडरों में, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाएगी? सर देखिए, वैसे ये बहुत जल्दबाजी होगी और सर्वे कर्नाटक के बारे में भी बीजेपी को थोड़ा अंदाज हो गया था। देखिए, पब्लिकली तो नहीं कहते कि हम हार रहे हैं जी, लेकिन ये लग गया था कि हम उनका गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगाने की कोशिश हो रही है। असली जो कांग्रेस ने पकड़ा है आशीष जी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कर्नाटक में था वो मध्य प्रदेश में कई मंत्री विधायक इसीलिए अब उनके टिकट काटे या उनके घर पर छापा डाले। ये लास्ट मिनट पर 3 महीने पहले 4 महीने पहले करना भी बीजेपी के लिए एक संकट का काम है जी। इसलिए उसको नीचे दबा रहे, जिसको कहते हैं ना कारपेट के नीचे भ्रष्टाचार के आरोप दबे रहे, वो इतना मुखर ना हो कि लोग स्थानीय स्तर पर, इसीलिए अभी हमारे जो सहयोगी कह रहे हैं वो सही है, वो 60% का न भी काटे लेकिन 30% 40% भी टिकट काट करके जिनकी छवि खराब है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, वहां नए चेहरे लाना। और मोदी और शिवराज 20 साल राज करना देखिए आसान नहीं है, 2 साल को छोड़ दीजिए, वरना शिवराज जी का 20 साल का राज है और वो जमीनी नेता वो भी है, और जो भी पार्टी में नरेंद्र सिंह भी जमीनी नेता है जैसा हम पहले कह रहे थे। मोदी जी तो खुद बदल जमीनी हमेशा रहे हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है कमलनाथ जी के पास थैली की ताकत है। कमलनाथ जी को इसीलिए वहां बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आज से 10 साल पहले भी कह दिया था यदि मुझे बनाएंगे तब मैं खर्चा करूंगा। तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने तभी खर्चा किया जब उनको कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री होंगे। आज भी उनका अस्तित्व इस बात पर है। यहाँ पर भेजा मैंने गहलोत के लिए कहा या इनके लिए कहा, सचिन पायलट पर पैसा नहीं है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो कमलनाथ के पास केवल थैली की ताकत है और एक पुरानी पार्टी होने के नाते जो वर्कर हैं उनके बल पर वो कर रहे हैं, वरना ही इज लाइक ए कारपोरेट लीडर, ही इज लाइक ए कारपोरेट सीईओ या कंपनी के चेयरमैन। अदरवाइज जो है वो लोगों को काम करना है। तो वो कांग्रेस में अभी लग रहा है कि अभी आपने देखा होगा, एक लाइन में बता दूं, जब प्रियंका गांधी गई तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो तो शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए आई थी जी। इतना अहंकार यदि कांग्रेस में है तो कोई पार्टी जीतती है क्या? नहीं, इतने अहंकार के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी जीतेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन आलोक मेहता सर, यूपी की राजनीति की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो 2024 में कांग्रेस का जो साथ है वो उन्हें मिले। हालांकि इससे पहले मुझे याद है कि जयंत चौधरी भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए, 2024 के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। आपको लगता है कांग्रेस शामिल होगी या कांग्रेस व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल लड़ेगी? देखिए, अभी तो कांग्रेस की मजबूरी है, वो चाहते हैं। अखिलेश बीच में संकेत दे चुके थे कि अब नहीं करेंगे, तो बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दिया, संकेत नहीं बाकायदा बोला भी था। लेकिन अभी क्या है, कांग्रेस का तो वहां कोई आधार है नहीं जी। लेकिन कांग्रेस यदि कर्नाटक या छत्तीसगढ़ राजस्थान के नाम पर यदि कहेगी कि हम तो 40 सीटों पर लड़ेंगे, हम तो पहले जीते हुए हैं, हम ऐसा किया है, तो ये समझौता, देखिए चुनाव के टिकट बंटवारे तक ये झगड़ा चल सकता है। पहले एक था अखिलेश यादव अपने भाई बंधुओं को, मतलब जो चाहे दूसरे राज्यों में है, उनको ये नहीं दिखाना चाहते कि वो गठबंधन के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि लोग उन पर दबाव डाला रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ रहेंगे तो आपके वोट नहीं कटेंगे। लेकिन मायावती जी का क्या होगा? अखिलेश जी कांग्रेस को इतना सीट नहीं देंगे तो कांग्रेस, मेरा जहां तक मानना है, राहुल गांधी जिस अहंकार में रहते हैं वो कतई ऐसा नहीं कर सकते कि, और अखिलेश भी ऐसा नहीं करेंगे कि 20 सीट ले लें और 70 सीटें इनको दे दें या 40 सीटें दे दें। इसलिए असली झगड़ा आएगा इसी बात पर कि किस पर समझौता होता है। क्या राहुल गांधी 20 सीट पर मान जाए तब अखिलेश समझौता कर लें? सवाल ये है, मेरे पास तो यही जवाब है। मैं ये नहीं कह सकता करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन यदि मुझे लगता है कि सर एक बार फिर से बीएसपी को मनाने की कोशिश ये लोग करेंगे, चाहेंगे कि जो एक गठबंधन तैयार हो रहा है बीजेपी के रथ को रोकने के लिए, उसमें बीएसपी की भूमिका अहम हो सकती है। मायावती को मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी विपक्ष की तरफ से।
और लेकिन बीजेपी के पास भी कम उन्हें वो नहीं है। मायावती के साथ जो सूत्र बंधे हुए हैं, जी। सतीश मिश्रा उनके सलाहकार रहे हैं, और जिस तरह से उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, तो उन्होंने दोनों ऑप्शन तो ओपन रखे हैं। लेकिन मुझे ज्यादा एक बात का स्वभाव, चूंकि अखिलेश के साथ उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनमें और बिटरनेस, मुलायम सिंह के जमाने से जो हमला हुआ था, मायावती उस घाव को भुला नहीं पा रही। आपको यदि घर करके जान से मारने का जिन लोगों ने प्रयास किया, उनके साथ अब जाना कमजोर होते हुए और खाली सब कुछ समर्पण कर देना, इसलिए उनके लिए आसान होगा कि यहाँ पर रह करके केंद्र में अपने लोगों को कोई जगह मिले या मायावती का भविष्य सुरक्षित तो रहे। आलोक सर, आप कोई मान रहे हैं छात्रा कि पे डाल बीएसपी जो है वो केंद्र के साथ यानी एनडीए के साथ हाथ मिला सकती है, एनडीए का एक हिस्सा हो सकती है? हिस्सा ना भी हो तो कम से कम कांग्रेस और एसपी का नुकसान तो कर ही सकती है ना। वो अपने बल पर खड़ी करे। आप ये नहीं देख रहे, मैं इसीलिए कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का जो समझौता नहीं हो रहा है, वहां आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट, यदि वो ज्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व, वहां सवाल आप कर रहे थे, इसको जोड़े कि जब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के जब कांग्रेस ज्यादा चलेगी, तो आम आदमी पार्टी, ओवैसी, बीएसपी, ये सब कांग्रेस का वोट काटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और उस समय मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास यही होगी कि इन सभी को साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी या फिर बीएसपी अगर मध्य प्रदेश में समर्थन कर देती है उनका, तो मुझे लगता है कि उनकी सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि इतना आसान नहीं ना। आम आदमी पार्टी के साथ तो समझौता हो नहीं रहा है। गुजरात में भी तो उन्होंने कुछ परसेंट ही काटा, लेकिन कुछ तो वोट काटे ना। गुजरात तो नहीं जीत सकते थे, वहां बीजेपी बड़े पैमाने पर जीती। लेकिन जैसे जेडीएस की वजह से वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ, उसी तरह से यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी ये पार्टियां जो जिसको कह सकते हैं कि वोट काटू पार्टियां हैं, वो जरूर नुकसान कर सकती हैं और बीजेपी को फायदा दे सकती है। हमारे साथ मनु शर्मा जी भी बने हुए हैं। मनु जी, कई बड़े जो केंद्र के चेहरे हैं, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने राजस्थान का दौरा किया, जिसमें एक नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, पीयूष गोयल साहब का है। पीयूष गोयल साहब ने 1 महीने में 4 बार राजस्थान आए हैं। यानी सीधा ये कहें कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि उसकी निगरानी में ही राजस्थान के जो है वो चुनाव हो, और सीएम चेहरा ना हो बीजेपी का, कोई भी सीएम चेहरा ना हो, मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं इस बात को कि अभी पिछले दिनों जो दौरे हुए हैं पीयूष गोयल को, उसको लेकर के चर्चाएं काफी गर्म हो गई है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में पिछले समय से ये मांग उठ रही थी कहीं ना कहीं कि अरुण सिंह जो है इस चुनावी माहौल में सीधे तौर पर फिट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कोई एक तो प्रभारी दूसरा आवे जो सीधे तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला कर सके, एक रणनीति बना सके यहाँ के लिए, यहाँ के नेताओं को एकजुट कर सके। अरुण सिंह लंबे समय से काम संभाल रहे हैं, लेकिन सभी नेताओं को एक जाजम पर लाने की कभी पूरी उनकी तरफ से कोशिश नहीं हुई। तो इसी कारण से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, और पीयूष गोयल जो हैं वो इस कमान को संभाले हुए हैं, 4 बार दौरे कर चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। कल ही जयपुर के अंदर थे, यहाँ पर जयपुर के अंदर उन्होंने जो आपातकाल का एक जो बड़ा कार्यक्रम रखा था आपातकाल की भर्ती के ऊपर, उन्होंने उसके अंदर भी भाग लिया, सारे प्रबुद्धजनों की बैठकें लिए उन्होंने। तो उसे साफ तौर पर लगा है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो इनके माध्यम से सारे संगठन को और नेताओं को साधने की कोशिश कर रहा है, जिससे पीयूष गोयल जो है सीधे इनके संपर्क में रहे हैं और इनके माध्यम से पूरे संगठन के ऊपर अपनी जो कब्जा है वो पूरा केंद्रीय नेतृत्व का रहे। वो सीधे जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करे, यहाँ पर जो बूथ स्तर तक के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम है। ये सब तमाम उसकी एक कवायद माना जा रहा है कि पीयूष गोयल जो है आने वाले समय के अंदर सीधे तौर पर यहाँ पर इस काम को भी देख सकते हैं। मनु शर्मा जी आशीष, अब हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि राजनीति में आखिरी पल तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आलोक मेहता सर, मनु शर्मा जी और कुलभूषण जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास हमारे साथ हमारे सहयोगी थे जो पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले समय में 4 राज्यों का समीकरण क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका। और देखना यही दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में, कर्नाटका में चूंकि सरकार सिद्धिरमैया की आ चुकी है, लेकिन सबसे अहम होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव। और देखना यह होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान वहां दोबारा सत्ता में आते हैं या फिर गहलोत अपनी कुर्सी बचा पाते हैं कि नहीं। किस्सा कुर्सी का में इतना अभी बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हैं।